हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग डीबीएमएस फुल लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे हैं एसक्यूएल। और एसक्यूएल में हमने टेबल बनाना सीखा था। और टेबल बनाने के बाद लास्ट लेक्चर में मेरा जो था वो कंस्ट्रेंट्स कैसे हम अप्लाई करें टेबल्स पे, कैसे हम प्राइमरी की सेट करें, कैसे हम फॉरेन की सेट करें और कैसे हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट करें, नल होगा या नॉट नल होगा या क्या होगा, इस तरीके की चीजें हमने कंस्ट्रेंट वाला लास्ट लेक्चर में देखा था। यानी एक तरीके से आप कहें अगर हम, तो हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस रेडी हो गया, डेटाबेस बनाने का काम खत्म हो गया, हमने डेटाबेस बना लिया। अब आगे हमको क्या करना है? डेटाबेस बना लिए तो काम खत्म हो गया? नहीं, अब इंपॉर्टेंट काम अब चालू हो रहा है। अब याद करिए, अगर आपको शुरुआत के लेक्चर्स में मैंने ये कहा था कि जो मेन यूजर होता है डेटाबेस का, जो मेन ओवरहेड होता है वो यूजर होता है, सबसे ज्यादा काम यूजर करता है, डेटाबेस को सबसे ज्यादा मॉडिफाई या यूज यूजर करता है। अब तो मेन काम स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक तो हम डेटाबेस बना रहे थे, जो बनाने का काम बहुत ही सिंपल था, जो मैंने इतने सारे लेक्चर्स में पढ़ाया वो मैंने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। बनाने का काम जो है, एक लेक्चर में मैंने टेबल क्रिएट किया और अगले लेक्चर में मैंने कांस्टेंट को सेट किया। अब आगे इंपॉर्टेंट काम क्या बचता है? अब ये यूजर वाला काम बचता है कि कैसे हम क्वेरी को करें। अब डेटाबेस बना लिया तो उसकी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करें। हम वो सारे मेथड्स पढ़ें जो कि अवेलेबल है एसक्यूएल में, कि कैसे हम उस मेथड की हेल्प से वहां पे इंफॉर्मेशन जो रखी है रिट्रीव कर सकते हैं। तो कौन कौन से बेसिक रिट्रीव ऑपरेशंस हैं हम लोग ये देखेंगे इस लेक्चर में। और लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी चेक कमांड का। चेक एक बहुत ही जनरलाइज कमांड है, तो चेक कमांड में आप किसी पर्टिकुलर रो पे भी चेक कमांड यूज कर सकते हैं। और ये मैं इस लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दूंगा, अभी जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो, कि चेक कमांड का जो थोड़ा सा उसको ऐसा मान के चलिए कि वो छूट गया था लास्ट लेक्चर में, तो वो भी कवर हो जाए। बिकॉज चेक जो है बीच बीच में चेक कर करके और परेशान करता रहेगा, इसका नाम ही है चेक। तो आइए हम लोग ये लेक्चर अपना डिटेल में स्टार्ट करें। इस लेक्चर में हम लोग पूरा डिटेल नोट्स को देखेंगे, वहां से पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी क्वेरी हम लोग एसक्यूएल में करने की कोशिश करें। तो चलिए लेक्चर हम लोग डिटेल में स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने बताया इंट्रोडक्शन में वीडियो के, कि हम लोग लास्ट लेक्चर में जो चेक कमांड की बात कर रहे थे, तो चेक हमने एक जगह अप्लाई तो किया था। जैसे ये देखा कि डिपार्टमेंट नंबर कहीं पे 1 to 20 के बीच रहे, इस तरीके का डिपार्टमेंट टेबल पे हमने चेक लगाया था। कैसे चेक इंपोज करते हैं हम लोग जाके कमांड में, ये भी हमने बताया था। एक्चुअली चेक जो है एक बहुत ही जनरलाइज्ड कमांड है, इसका बहुत जगहों पे यूज है। तो धीरे धीरे हम लोग एक एक करके सीखते जाएंगे जैसे जैसे चीजें आएंगी। तो इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले चेक कमांड की बात करें, उसके बाद जो लेक्चर का मेन कंटेंट है हम लोग उस पर आते हैं। जैसे अगर आप चाहें कि टपल्स पे चेक कांस्टेंट लगाना तो लगा सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपने कोई डिपार्टमेंट बनाया है और उस डिपार्टमेंट में कोई मैनेजर वर्क कर रहा है, तो जिस दिन से वो डिपार्टमेंट बना है, मैनेजर उसके पहले तो डिपार्टमेंट बना होगा पहले, फिर मैनेजर आया होगा। इस तरीके की चीज है। ऐसा तो है नहीं कि पहले मैनेजर है और फिर, तो मैनेजर किस चीज को मैनेज करता था? मैनेजर डिपार्टमेंट को ही मैनेज करेगा। तो आप ये हर अपने टपल पे जो भी टेबल है, टेबल में टपल पे, हर टपल पे ये कांस्टेंट लगाना चाहते हो कि जो मैनेजर का स्टार्ट डेट हो वो हमेशा डिपार्टमेंट के स्टार्ट डेट से ज्यादा हो, यानी मैनेजर बाद में आए और डिपार्टमेंट पहले। तो इसके लिए ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लेस देन इक्वल्स टू, ये इस तरीके से वर्क करता है। और जो पहले की डेट होती है उसको छोटी मानते हैं। जैसे आज सपोज करिए है 10th नवंबर, तो 10th नवंबर को अगर 10th नवंबर 2020, अगर हम 10th नवंबर 2020 को कंपेयर करें 12th नवंबर 2020 से, तो 10th नवंबर जो है वो छोटा होगा और 12th नवंबर जो है वो बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम डेट को कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर का और भी हम डिटेल में ले लेंगे आगे आने पे, एक एक करके इस तरीके से आते जाएगा। तो हम उसके लिए चेक ऐसे परफॉर्म करेंगे, जहां पे भी उसको क्रिएट करने का लिखना है, ये किसी क्वेरी का सब पोर्शन है कि चेक और डिपार्टमेंट क्रिएट डेट लेस देन इक्वल्स टू mgr स्टार्ट डेट। तो इस तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैं एसक्यूएल के बारे में बताना चाहता हूं इस लेक्चर में वो ये है कि एसक्यूएल जो है टपल्स का सेट, हम लोग जो अपने फॉर्मल नोटेशन में पढ़े थे लास्ट चैप्टर में, कि जो एसक्यूएल को हम लोग टपल्स का सेट बोल रहे थे। टपल्स का सेट का मतलब था कि वहां पे हम ये मान के चल रहे थे कि हर टपल यूनिक होगा ही होगा। बट ये यूनिकनेस हम इंपोज करते हैं, एसक्यूएल इंपोज नहीं करता है। जैसे सपोज करिए, अगर आपको याद हो तो जब मैं टेबल क्रिएट कर रहा था लास्ट लेक्चर में, तो टेबल क्रिएशन के टाइम पे मैंने बिना कोई प्राइमरी की दिए हुए टेबल क्रिएट कर दी थी, बिना कोई यूनिक की रखे हुए हमने टेबल क्रिएट कर दी थी। तो अब उसमें क्या है, एक ही एंट्री मल्टीपल टाइम्स आ जाएगी। तो एसक्यूएल जो है
सेट्स, टपल्स का सेट तो नहीं है, बट टपल का मल्टी सेट जरूर हो सकता है। मल्टी सेट क्या होता है? मल्टी सेट जैसे एक सेट है और उसमें एक एलिमेंट जो है, एक कोई पर्टिकुलर उस सेट का मेंबर जो है मल्टीपल टाइम्स आ सकता है। तो ये हम लोग मान सकते हैं एसक्यूएल को, एसक्यूएल जो रिलेशन है, एसक्यूएल जो टेबल है, उस टेबल को हम लोग मान सकते हैं, सेट नहीं मान के मल्टी सेट मान सकते हैं। बट हम लोग इसको सेट बना सकते हैं कैसे? उसमें हम कंस्टेंट इंपोज कर दें। अगर हम प्राइमरी की या यूनिक की कोई लगा देते हैं तो हर टपल में एक यूनिक वैल्यू आ जाएगी, तो सेट हो जाएगी। तो कैसे हम लोग सेट बनाते हैं एसक्यूएल रिलेशन को, ये हम लोग अभी इस लेक्चर में आगे देखेंगे। पहले सबसे पहले हम ये समझ लें कि जो कोई एसक्यूएल टेबल है या एसक्यूएल रिलेशन है वो सेट नहीं है, उसको सेट हम बनाते हैं। उसमें डुप्लीकेट एंट्री पॉसिबल है, बिकॉज हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि बिना प्राइमरी की या बिना यूनिक की बनाए हुए हम टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब आइए इस लेक्चर की तरफ हम लोग बढ़े। इस लेक्चर में जो हमने बताया इंट्रोडक्शन में कि हम लोग बेसिक रिट्रीवल क्वेरीज पढ़ेंगे एसक्यूएल में। तो रिट्रीवल क्वेरी क्या है? जैसे आपने कोई टेबल बना ली, टेबल आपने बना ली और आप चाहते हैं कि उसमें से हम इंफॉर्मेशन निकालें। जैसे चाहते हैं आपकी सबसे एक सिंपल क्वेरी होगा कि हमें उस एम्प्लॉय का एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ चाहिए जिसका नाम जॉन बी स्मिथ है। तो अब इस ऑपरेशन को कैसे हम लोग परफॉर्म करें, इस क्वेरी को कैसे करें? एक्चुअली जो सबसे पहला है वो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, रेड से मैंने हाईलाइट किया हुआ है या रेड से लिखा हुआ है, द सेलेक्ट फ्रॉम वेयर स्ट्रक्चर। सेलेक्ट तीन क्लॉज हैं, एक है सेलेक्ट और एक है फ्रॉम और एक है वेयर। ये सेलेक्ट का मतलब ये है कि आप कौन सी चीजें सेलेक्ट करते हो, एक टेबल में से कौन कौन सी चीज आपको देखनी है, वो चीजें हम लोग यहाँ लिखते हैं। एट्रीब्यूट लिस्ट, ये एंगल ब्रैकेट का मतलब होता है कि यहाँ पे एक से ज्यादा चीजें आप लिख सकते हो, और ये एट्रीब्यूट लिस्ट जो होता है सेपरेटेड बाय कॉमा होता है। कॉमा का यूज करते हुए हम लोग अलग अलग एट्रीब्यूट्स यूज कर लेंगे। फ्रॉम में टेबल का नाम, एक से ज्यादा टेबल भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो। वेयर कंडीशन, वेयर जो है ये जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि वर्क्स समवॉट लाइक लूप्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे व्हाइल लूप या कोई भी लूप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या काम करता है, जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वो इटरेट करते रहता है। तो ऐसा ही वेयर क्लॉज का भी है कि जब तक वो एक एक वैल्यूज को ढूंढेगा, जो भी आपने कंडीशन इंपोज कर रखी है उस कंडीशन पे बेस्ड, और कंडीशन भी वेयर पे ही लगाएंगे हम लोग, वेयर में ही कंडीशन भी लगाएंगे और वेयर लूप की तरह भी काम करेगा। तो पूरा मतलब जैसे व्हाइल लूप में होता है ना, लूप का कंडीशनल स्टेटमेंट भी होता है और बॉडी भी होता है, उसी तरीके से वेयर भी काम करेगा। यहाँ पे हमको अलग से कोई लूप नहीं चलाना है, हम जो कंडीशन लगा देंगे तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली जितनी भी चीजें होंगी टेबल में वो सारी आ जाएंगी। जैसे एक सिंपल क्वेरी है, ये क्वेरी है कि रिट्रीव द बर्थ डेट एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉइज हु वर्क्स हुज नेम इज जॉन बी स्मिथ। जितने भी एम्प्लॉय आपके एम्प्लॉय टेबल में हैं जिनका नाम जॉन बी स्मिथ है, उनका एड्रेस सबसे पहले तो अब मैं आपको जरा एक बार शो कर दूं कि क्या है हमारा। अगर मान लीजिए पीछे वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है या ध्यान नहीं है आपको, एम्प्लॉय टेबल में हमारी ये एंट्रीज हैं, डिपार्टमेंट टेबल में ये एंट्रीज हैं, दिख रही होंगी आपको। उसी तरीके से डिपार्टमेंट लोकेशन टेबल में ये एंट्रीज हैं, प्रोजेक्ट टेबल में ये एंट्रीज हैं। ये आप हमेशा जब भी क्वेरी करें या जब भी लेक्चर देखें तो ये पेज जो है वो सेपरेट से अलग से प्रिंट लेके आप बैठें तो उसमें बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना चीजें। और ये है वर्क्स ऑन टेबल की एंट्रीज, और ये है डिपेंडेंट टेबल की एंट्री। इस तरीके से ये हमारी टेबल्स हैं, ये मैं आपको एक बार शो करना चाह रहा था। तो हम ये कह रहे हैं कि जॉन बी स्मिथ, जितने भी जॉन बी स्मिथ हैं उनका नेम और एड्रेस और बर्थ डेट, एड्रेस और बर्थ डेट हमें डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम लोग कैसे क्वेरी लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट बी डेट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर एफ नेम इक्वल्स टू जॉन। अब देखिए जो यहां पे हमने ये एट्रीब्यूट्स लिखे हैं या जो कॉलम्स के नेम लिखे हैं उनको हमने सिंगल कोट्स में नहीं दिया, कॉलम्स का नाम सिंगल कोट्स में नहीं देते हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं। सिंगल कोट्स में हम लोग स्ट्रिंग का नाम देते हैं जिसको कंपेयर करना है, कहीं पे एक एक कैरेक्टर उसका मैच करना है तो उसको हम लोग सिंगल कोट्स में देते हैं। अदरवाइज जो न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी उसको भी हम सिंगल कोट्स में नहीं देंगे, भले ही वो हमारे कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पे जो जॉन बी स्मिथ है, तीनों ही
आपका स्ट्रिंग है, तीनों ही तो स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया हमने सिंगल कोट्स में, और एंड से हमने उसको कनेक्ट किया है। एंड से कनेक्ट इसलिए किया है क्योंकि नाम जो है वो 3 पोर्शन में है, जॉन बी स्मिथ। 2 जॉन हो सकते हैं जिनका सबटाइटल और मिडिल नेम बी और स्मिथ ना हो। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे क्वेरी के फॉर्म में? लिखेंगे सेलेक्ट बी डेट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर एफ नेम इक्वल्स टू जॉन एंड मिडिल नेम इनिशियल इक्वल्स टू बी एंड एल नेम इक्वल्स टू स्मिथ। और अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करा देते हैं, तो ये आ गया इसका बनके, आप देख सकते हैं। इसका बी डेट है 1965 और 731 फोरेंड्रम ह्यूस्टन टेक्सास में ये रहता है। तो हम लोग देख लें, इसमें जॉन बी स्मिथ है, इसका डेट ऑफ बर्थ यही है और यही इसका, यानी कि क्वेरी हमारी बिल्कुल सही थी इस तरीके से। तो ये सिलेक्ट फ्रॉम वेयर क्लॉज ऐसे काम करता है। हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाते हैं। जैसे सपोज करिए आपको रिट्रीव करना है ये वाली क्वेरी 1 जो यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे रिट्रीव द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु वर्क फॉर द रिसर्च डिपार्टमेंट। एम्प्लॉइज का नाम और एड्रेस चाहिए जो वर्क करते हैं रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए। तो अब जरा हमको ये टेबल देखनी पड़ेगी। ये टेबल देखिए आप, अब यही काम है आपको एसक्यूएल में जब क्वेरी करना है, तो क्वेरी करने के पहले आपको जो जिस डेटाबेस में आप क्वेरी करने जा रहे हो उस पूरे डेटाबेस का आइडिया होना चाहिए कि किस टेबल में क्या है, तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज कैसे आप क्वेरी करेंगे? कंडीशन अप्लाई करनी है। तो अब इस क्वेरी को हम लोग कैसे लिखेंगे? यहां से हमको नेम चाहिए। क्या है क्वेरी? ये बोल रहे हैं कि नेम एंड एड्रेस। तो इनका नेम का मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, इनिशियल, तीनों ले सकते हैं आप। और एड्रेस चाहिए, नेम एंड एड्रेस चाहिए। कहां से? इस टेबल से नेम एंड एड्रेस मिलेगा और रिसर्च डिपार्टमेंट है इस टेबल में। कैसे करें हम अब इस क्वेरी को? जैसे चलिए सपोज करिए हम लिखते हैं, चलिए सपोज करिए कि हमें सेलेक्ट करना है एफ नेम, एल नेम और एड्रेस। एम्प्लॉय टेबल में है ये तीनों चीजें, किसका? जिसके डिपार्टमेंट का नाम हो रिसर्च। अब हम इस क्वेरी को रन करा देते हैं। इस क्वेरी को रन कराए, जैसे ही रन कराए यहाँ देखिए ये जो 20 में दिखाई दे रहा है, क्या एरर आ रही है? अननोन कॉलम डी नेम इन वेयर क्लॉज। आपने लिखा है वेयर डी नेम इक्वल्स टू रिसर्च और ये बोल रहा है अननोन कॉलम। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है, जबकि ये तो डी नेम कॉलम है और उसका रिसर्च है भी। डी नेम कॉलम है और उसमें रिसर्च डिपार्टमेंट भी है, देखिए डिपार्टमेंट टेबल में। लेकिन हमने एक गलती करी है। गलती ये करी है कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल लिखा हुआ है और हमने यहाँ कंपैरिजन लगाया है डी नेम इक्वल्स टू रिसर्च। डी नेम इक्वल्स टू रिसर्च टेबल हम ले रहे हैं एम्प्लॉई और डी नेम यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये क्वेरी सही नहीं लिखी है। यहाँ पे हमें साथ में लिखना चाहिए क्या? वेयर डिपार्टमेंट भी हमें ऐड करना चाहिए। डिपार्टमेंट टेबल, डिपार्टमेंट अब हमने कर दिया ऐड, वेयर डी नेम इक्वल्स टू रिसर्च। अब हम जरा इस क्वेरी को रन करा दें। अब इस क्वेरी को रन करा दिए, आउटपुट आ गया। देखिए आउटपुट आ गया। आउटपुट में क्या आ रहा है? हमने लिखा एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट, 2 टेबल हमने यूज कर लिया, तो इसको समझ में आ गया। ये एम्प्लॉई टेबल है और ये डिपार्टमेंट टेबल है, इन दोनों को हमने यूज कर लिया तो इसके समझ में आ गया। अब ये देने लगा, आउटपुट जो है ये देने लगा। लेकिन आउटपुट क्या सही है कि गलत है, ये अब कैसे पता चले? क्योंकि बहुत सारा दे रहा है। अब जैसे हम यहाँ टेबल में आते हैं और टेबल से देखते हैं, आउटपुट को टेबल से कंपेयर करते हैं। जॉन बी स्मिथ जो है ये किस डिपार्टमेंट में यहाँ से काम कर रहा है, कैसे पता चलेगा? यहाँ से डिपार्टमेंट नंबर 5 यानी रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करता है। तो यहाँ पे जॉन बी स्मिथ का नाम है, एड्रेस है, ठीक है, चलिए सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है। अब फ्रैंकलिन जो है ये डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करता है, तो फ्रैंकलिन का नाम यहाँ पे है, हाँ है, ठीक है, सही बात है। जोयस किस डिपार्टमेंट में काम करता है? देखिए जोयस काम करता है रिसर्च डिपार्टमेंट में, हाँ ठीक है, सही बात है, जोयस का भी नाम है, वाह ये तो बिल्कुल सही है, दे दिया एकदम सही क्वेरी। एक देखिए इसमें रमेश आ रहा है नाम, रमेश, और रमेश किस डिपार्टमेंट में काम करता है जरा देखें हम लोग। रमेश भी काम करता है किसमें? रिसर्च डिपार्टमेंट में, गुड, तो बिल्कुल सही आ गया ऐसा लग रहा है।
फिर आगे देखते हैं जरा, और भी रिजल्ट में और भी चीजें हैं। यहाँ देखिए, रमेश के बाद है जेनिफर है, जेम्स है। जेनिफर और जेम्स किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? ओहो, गलत है। देखिए, जेनिफर ने किस डिपार्टमेंट में काम करती है? जेनिफर का डिपार्टमेंट नंबर है 4, और जेनिफर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, और यहाँ पे क्या दे रहा है? रिसर्च दे रहा है। अब क्या गलत हो गई, क्या गलती हो गई? एक्चुअली हमने इन दोनों टेबल्स को यहाँ यूज तो कर लिया है, बट दोनों टेबल को ज्वाइन नहीं किया है। ज्वाइन कैसे? फॉरेन की से ज्वाइन नहीं किया है। एक टेबल का रिप्रेजेंटेटिव दूसरे टेबल में जो हो, तो हमने ऐसा नहीं किया है। अब हमें ऐसा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम लोग? जैसे अब हमारे पास क्या उपाय है इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना? तो इस टेबल का जो डीएनओ है, इस टेबल का जो डीएनओ है, एम्प्लॉय टेबल का जो डीएनओ है, वो डिपार्टमेंट टेबल में डी नंबर के नाम से है, और ये यहाँ पे यूनिक है। डीएनओ जो है फॉरेन की है डिपार्टमेंट का, अगर आपको याद हो, डीएनओ जो है फॉरेन की है डिपार्टमेंट टेबल का, डी नंबर का। तो डी नंबर को रिप्रेजेंट करता है डीएनओ। तो हम अगर कंडीशन से कनेक्ट कर दें कि यहाँ पे एंड कंडीशन अगर हम लगा दें, एंड डीएनओ इक्वल्स टू डी नंबर, अगर हम ऐसा लिख दें, अब देखिए, अब ये रन कराया हमने इसको, और अब ये रन हो गया। अब किसका नाम आ रहा है यहाँ पे? जॉन, फ्रैंकलिन, जोयस और रमेश। इन चारों को देख लें हम कहाँ पे काम करते हैं। ये जॉन डिपार्टमेंट 5 में, फ्रैंकलिन डिपार्टमेंट 5 में, रमेश डिपार्टमेंट 5 में, और जोयस डिपार्टमेंट 5 में। ये रहा हमारा एग्जैक्ट क्वेरी, और ये रहा एकदम सही रिजल्ट। तो ये जो हमने लिखा डीएनओ इक्वल्स टू डी नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग ज्वाइन करना दो टेबल को। ये आगे हम अभी रिलेशनल कैलकुलस पढ़ेंगे, रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ेंगे, उसमें बड़ा यूज होगा, यूजफुल होगा। ज्वाइन करना, ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आप जब दो टेबल को ज्वाइन करते हो तो किसी न किसी कंडीशन के बेस पे अनकंडीशनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके पहले भी हमने जब लिख दिया था एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट और कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, तो भी हमने दोनों टेबल को ज्वाइन किया था, लेकिन सारी टेबल एक टेबल की सारी एंट्रीज दूसरे टेबल में शो कर रहा था। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा कि उन पर्टिकुलर को अगर यहीं से समझ लीजिए तो वहां पे बहुत आसानी रहेगी कि आप किस बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम उस बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे इस टेबल के, डिपार्टमेंट टेबल के डीएनओ में जहां जहां 5 मिले, वहां वहां आप इस टेबल से निकाल लीजिए। ये रिसर्च डिपार्टमेंट, रिसर्च का नेम दिया हुआ था आपका, और उस रिसर्च का नेम है 5। तो जहां जहां यहाँ पे 5 हो, उन सबको हम फेच कर लें, तो हमें वो सारे एम्प्लॉयज मिल जाएंगे जो रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये तो बहुत अच्छा आइडिया रहा और बहुत बढ़िया रहा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अब अपने इसमें। तो आगे अब ये नेक्स्ट क्वेरी है, एक जरा देखिए इसको। फॉर एवरी प्रोजेक्ट लोकेटेड इन स्टैफोर्ड, लिस्ट द प्रोजेक्ट नंबर, द कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नंबर एंड द डिपार्टमेंट मैनेजर्स लास्ट नेम, एड्रेस एंड बर्थ डेट। अब आप खुद से लिखने की कोशिश करिए क्वेरी, यहां से नकल मत मारिए, खुद से लिखने की कोशिश करिए क्वेरी। अब कैसे कैसे लिखे हम, कौन कौन सी टेबल इन्वॉल्व है, ये हमें जाके देखना पड़ेगा। फॉर एवरी प्रोजेक्ट लोकेटेड इन स्टैफोर्ड, प्रोजेक्ट लोकेशन किस टेबल से मिलेगी हमें? प्रोजेक्ट से। डिपार्टमेंट भी यहाँ पे कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नंबर भी इसमें इन्वॉल्व है, और एम्प्लॉय का एसएसएन, मैनेजर का एसएसएन नंबर ये निकालना है, तो एम्प्लॉय टेबल भी इन्वॉल्व है हमें। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अब क्वेरी इस तरीके से लिखनी चाहिए। ये क्वेरी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वहां पे ले चल के पेस्ट करते हैं। बार बार लिखेंगे तो ज्यादा टाइम खराब होगा। चलिए, हम यहाँ पे ये क्वेरी लेके आए और यहाँ पे हमने पेस्ट किया। क्या लिखा हमने? सेलेक्ट पी नंबर, क्या क्या सेलेक्ट करना है? पी नंबर, डी नम, एल नेम, एड्रेस, बी डेट। ये सेलेक्ट क्लॉज फ्रॉम प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, तीनों का। वेयर डी नम इक्वल्स टू डी नंबर, MGRSSN इक्वल्स टू SSN एंड P लोकेशन इक्वल्स टू स्टैफोर्ड। कैसे? यहां से देखिए, डी नंबर, जो डी नंबर है यहाँ पे डिपार्टमेंट में, यहां ध्यान से देखिए,
हमने लिखा है डी नम इक्वल्स टू डी नंबर, तो डी नम कहाँ पे यूज हुआ है, किस वाली टेबल में डी नम यूज हुआ है, डी नम यूज हुआ है प्रोजेक्ट टेबल में, डी नंबर यूज हुआ है डिपार्टमेंट टेबल में, तो प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट टेबल को कनेक्ट किया। उसके बाद MGR/SSN इक्वल्स टू SSN, MGR किस में यूज हुआ है, MGR/SSN कहाँ पे यूज हुआ है, MGR/SSN डिपार्टमेंट में और SSN एम्प्लॉय में, तो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को कनेक्ट किया हमने। उसके बाद क्या लिखा है, P लोकेशन इक्वल्स टू स्टैफोर्ड, इन दोनों के बाद और फिर अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा देते हैं। जब एग्जीक्यूट कराए तो एरर आ रही है। अब एरर क्या आ रही है ये देखें जरा, एरर आ रही है अननोन कॉलम स्टैफोर्ड इन वेयर क्लॉज, ये एरर मुझे लग रहा है इस वजह से आ रही, आ गया, वो सिंगल कोट्स सही से नहीं लगा था, इस वजह से एरर आ रही थी, तो ये भी चीजें आपको ध्यान देनी है। अब आ गया प्रोजेक्ट नंबर 10, डिपार्टमेंट नंबर 4 और नेम है वॉलेस और इसका डेट ऑफ बर्थ है ये इस तरीके से काम कर रहा है, ये एंट्री आ जा रही। अब देखिए, अब यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट नंबर 30 है और फिर वो प्रोजेक्ट नंबर 30 पे भी वही पर्सन काम कर रहा है। आप अगर चाहें तो यहाँ से जाके वॉलेस कहाँ काम करता है ये आप वेरीफाई कर लीजिए, जाके प्रोजेक्ट नंबर 30 और 10 पे वॉलेस काम करता है कि नहीं ये आप इससे वेरीफाई कर लीजिए। तो इस तरीके से हम क्वेरीज को कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि इसमें डुप्लीकेट रिजल्ट आ रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब है कि एसक्यूएल जो भी लास्ट इसके पहले वाले टेबल में भी आए थे बहुत सारे अनवांटेड। अब जरा हम कुछ और भी चीजें देखें, जैसे यहाँ पे हेडिंग जो दिख रहा है आपका, एम्बिग्यूअस एट्रीब्यूट नेम एलियासिंग एंड रीनेमिंग ऑफ टपल्स। ये एम्बिग्यूअस एट्रीब्यूट नेम का क्या मतलब हुआ, ये हमने बताया है आपको कि एसक्यूएल में हम लोग अलग अलग टेबल में सेम एट्रीब्यूट, एक ही नाम का एट्रीब्यूट रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे रखा भी है। जैसे देखिए, अब यहाँ एक कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम भी आई, उन्होंने मुझे कमेंट करके और मैसेज करके पूछा भी और मैंने उसका उपाय भी बताया। जैसे देखिए, सपोज करिए एक ये डी नंबर है, डी नंबर जो है ये डिपार्टमेंट टेबल में भी यूज हो रहा है, यहाँ पे देखिए डी नंबर डिपार्टमेंट टेबल में भी यूज हो रहा है और डी नंबर जो है डिपार्टमेंट लोकेशन टेबल में भी यूज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी नम तो केवल प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है। एक और है, जरा ये देखिए, ESSN जो है वर्क्सऑन में भी यूज हो रहा है और डिपेंडेंट में भी यूज हो रहा है, और ये ESSN ये भी फॉरेन की है SSN का और ये भी फॉरेन की है SSN का। तो अगर आपने टेबल पूरी बनाई होगी, कुछ लोगों ने वहां कमेंट भी किया और कुछ लोगों ने मेरे से पर्सनली कांटेक्ट भी किया, तो अगर आपने टेबल बना ली है और कंस्टेंट सेट किया होगा, तो जब अलग अलग टेबल में अलग अलग नाम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो कहीं एक तरीके के काम करने लगता है, जैसे ये ESSN भी SSN को रेफर कर रहा है और ये ESSN भी SSN को रेफर कर रहा है, तो दो सेम नाम के फॉरेन की एक ही को रेफर जब करने लगते हैं तो यहाँ पे एरर शो कर रहा होगा। अगर आपने किया है तो एरर शो कर रहा होगा, अगर नहीं किया तो आप फॉरेन की सेट करने की कोशिश करिए। तो आपको इस कंडीशन में इन दोनों में से एक का नाम चेंज करना पड़ेगा, तो आप नाम चेंज कर दीजिएगा। तो यही कह रहा हूं कि अलग अलग, यही कंसर्न है कि अलग अलग उसमें टेबल में अलग अलग एक रिलेशंस में अलग अलग टेबल्स में एक ही स्कीमा में आप सेम नाम के एट्रीब्यूट रख सकते हो, बट जब कभी आप एक जगह उसको यूज करते हो तो वो हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इसके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो अब हम लोग उसके साथ में डॉट ऑपरेटर से उसकी टेबल को ऐड कर देते हैं, डॉट से टेबल को ऐड कर देते हैं, और इससे ये होता है कि वो स्पेसिफाई हो जाता है कि हाँ ये किस टेबल का है। जैसे हमने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है कि अगर हम जो अपना डिपार्टमेंट है टेबल है उसमें जो नेम डिपार्टमेंट का भी और उसका भी एम्प्लॉय का भी अगर नेम सेम ही होने लगे, तो क्या हम किस तरीके से क्वेरी लिखेंगे, तो डिपार्टमेंट ऑफ डी नंबर और एम्प्लॉय ऑफ डी नंबर, जैसे डी नंबर जो है वो दोनों जगह आने लगे, एम्प्लॉय में भी और डिपार्टमेंट में भी, तो हम लोग कैसे उसको लिखते हैं, कोई कंफ्यूज ना हो, इसलिए ऐसे हम लोग लिखते हैं, ये जो उस रिलेशन का नाम है वो डॉट से उस एट्रीब्यूट के पहले कॉन्केटिनेट कर देते हैं। ये ऐसा है नहीं, टेबल में हो नहीं रहा अभी फिलहाल, हमने हाइपोथेटिकल लिया कि कहीं अगर आ रहा है तो आप उसको इस तरीके से हैंडल करेंगे।
और जैसे हम अब जैसे बार बार लिखना है, आपको लिखना पड़ रहा है, जैसे यहाँ देखिए ये क्वेरी लिखा है कि सेलेक्ट एम्प्लॉई एफ नेम, एम्प्लॉई एल नेम, एम्प्लॉई एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉई डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट डॉट डी नेम इक्वल्स टू दिस एंड डिपार्टमेंट डॉट डी नम इक्वल्स टू दिस। ये बड़ा बड़ा, तो कहने का मतलब ये है कि ये इस टेबल का जो नेम है, बार बार बड़ा टेबल का नाम जो रिलेशन का नेम है वो बहुत बड़ा है, तो हम लोग इस रिलेशन के नेम को क्या चेंज नहीं कर सकते? कुछ और नाम से, कोई छोटे नाम से हम रेफर करें, जैसे निक नेम होता है किसी किसी का, नेम डॉक्यूमेंट में कुछ और होता है, और जैसे उसका निक नेम कुछ और होता है। जैसे अमिताभ बच्चन का निक नेम बच्चन साहब, और किसी को बच्चन साहब का हो तो भले ही उनके बेटे बहू भी फेमस है, बट बच्चन साहब से हम लोग समझते हैं अमिताभ बच्चन को। जैसे मोदी और भी बहुत लोग हैं इंडिया में, बट मोदी जनरली कहते हैं, तो निक नेम हो गया नरेंद्र मोदी जी का। तो इसी तरीके से है कि अब गांधी और राहुल गांधी पूरा आप लोग चाह रहे हैं यहाँ पे मैं डिस्कस करूं, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हम लोग एज क्लॉज एक होता है, एज क्लॉज से हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे आप किसी रिलेशन को किसी दूसरे नाम से अगर बुलाना चाह रहे हैं, एक्चुअल डेटाबेस में ये चेंज नहीं होता, आपके क्वेरी एनवायरनमेंट में ये चीज चेंज होती है। आप केवल उसकी एक कॉपी को यूज कर रहे होते, एक्चुअल नेम उसका वही रहेगा, हम बस केवल निक नेम रख रहे हैं। तो एज क्लॉज ऐसे हमको लगाना पड़ता है। जैसे हम इस क्वेरी को रन कराना चाहें कि रिट्रीव ईच एम्प्लॉई फर्स्ट एंड लास्ट नेम एंड द फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑफ हिज इमीडिएट सुपरवाइजर, अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो तो ये तो पूरी क्वेरी आप लिख ही लेंगे इस तरीके से। अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि एज क्लॉज से यहाँ पे हम एम्प्लॉय टेबल को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक बार एम्प्लॉय टेबल को ई से, अच्छा ये भी मजेदार है, एक पहले ही क्वेश्चन में आ गया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। चलिए इसको हम लोग लेके चलते हैं और वहां पे लिखते हैं, और उसके बाद बात करते हैं आगे इसके। यहाँ से हमने किया कट, और यहाँ पे लेके आए नए टैब में, और यहाँ पे हमने किया इसको पेस्ट, कट किया, पेस्ट किया, ई डॉट नेम एंड एम्प्लॉय एज ई एंड एसएसएन। चलिए इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट कराए, कुछ एरर आ गई। एरर क्या आई? यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट कॉरेस्पॉन्ड। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट क्लॉज ही छोड़ दिया था, ठीक है, सेलेक्ट क्लॉज छोड़ दिया था। तो चलिए अब एग्जीक्यूट कराए, अब आ गया, देखिए आउटपुट आ गया। यहाँ पे इस क्वेरी का आउटपुट ये है। अब क्या हो रहा है, ये कैसे आउटपुट आ रहा है? यहाँ पे हम ई डॉट एफ नेम लिख रहे हैं, जबकि ई हमारा कोई टेबल का नाम नहीं है। एक बार एस डॉट एफ नेम लिख रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, एक ही टेबल का दो बार नाम हम इसलिए बना रहे हैं कि ये दो रोल में यूज हो रहा है। एक बार उसी टेबल से हम एसएसएन निकाल रहे हैं और एक बार ई एसएसएन निकाल रहे हैं, तो उसी एम्प्लॉय टेबल की दो कॉपी बन जा रही है। एक का नाम है ई, जहां से आप एम्प्लॉय का सुपरवाइजर की तरह काम कर रहा है, और एक बार उसका नाम है एस, जहां से वो सुपरवाइजरी की तरह काम कर रहा है। तो ये दो रोल में, ये मतलब एक टेबल का, ये यहाँ पे दो चीजें हम लोगों ने देख लिया इस क्वेरी में। एक तो सबसे पहले एज क्लॉज का यूज करके, आप एज क्लॉज का यूज करके आप किसी टेबल का नाम चेंज कर सकते हो, किसी दूसरे नाम से बुला सकते हो। चेंज नहीं हो रहा है एग्जैक्टली, हम अपने क्वेरी में उसको रेफर कर रहे हैं छोटे नाम से, कि बार बार हमको बड़ा एम्प्लॉय, बड़ा डिपार्टमेंट ना लिखना पड़े। हम लोग ये काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और एक दूसरा ये है कि आप एक ही टेबल को एक से ज्यादा नेम से भी रेफर कर सकते हैं इन सेम क्वेरी। ये क्वेरी इसका एग्जांपल है। तो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं एलियाजिंग। एक जो बड़ा नाम है उसको हमने एलियाज कर लिया, उसका कोई छोटा नाम रख लिया दूसरा, तो ये एलियाजिंग के नाम से जाना जाता है। कहीं पे अगर आ गया कभी तो आप इसमें घबराएंगे नहीं, और आप पूरा कॉन्फिडेंट में रहेंगे कि हाँ हमने एलियाजिंग किया हुआ है, हमें एलियाजिंग पता है, आती है। आप पूरी की पूरी टेबल के एट्रीब्यूट्स को रेफर कर सकते हो एलियाजिंग का यूज करके, एम्प्लॉय एज ई, और ये पूरा का पूरा कमांड दे दिया है ऐसे, जैसे यहाँ देखिए, ठीक है। हम लोग एलियाजिंग और रीनेमिंग किस तरीके से मैच होता है ये भी बता दिया है। अब हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब भी मौका मिलेगा तो देखेंगे, जब हम वेयर क्लॉज न लगाएं तो क्या होगा। हमने आज जो भी हमने पढ़ा आज, जहां से स्टार्टिंग किया था कि सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, यहाँ पे अगर हम ये वेयर क्लॉज हटा दें, ये वेयर क्लॉज न लगा हो तो क्या होगा, किस तरीके से वो क्वेरी हैंडल होती हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
तो अभी ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये चीजें समझ में आई कि नहीं? एलिमेंट्री क्वेरीज हैं बिल्कुल, और इनको आप अपने सिस्टम पे रन कराइए, और रन करा के और बताइए कि किस तरीके से क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं, जल्दी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे की जो चीज मैंने बताया कि कैसे हम वेयर क्लॉज को ओमिट कर सकते हैं, या वेयर क्लॉज क्वेरी में नहीं रहा तो क्या होगा, तो तब तक आप इसको करते रहिए इन प्रैक्टिकल्स को। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइए। तब तक के लिए बाय।